ऑलराइट गाइस, आज की ये स्टोरी इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है, इतनी ज़्यादा हॉरर है क्योंकि ये स्टोरी मुझे मिली है रेडिट पे और ये अनफॉर्चुनेटली एक रियल स्टोरी है। और ये स्टोरी जब मैं नरेट करा था तो लिटरली मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे। और जब तुम ये स्टोरी सुनोगे ना तो लिटरली तुम लोगों के भी गूज़बम्स आने तो पक्के हैं। इस स्टोरी के एंडिंग में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, इसको नहीं होना चाहिए था। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड के पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस स्टोरी को और भी ज़्यादा हॉन्टेड बनाती हैं। उससे पहले अगर तुम लोगों को भी अपने साथ हुआ कोई भी क्रीपी इंसिडेंट्स, कोई भी हॉरर इंसिडेंट्स मुझे शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पे तुम मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो ये कहानी तो बिल्कुल रियल है, बट इसमें जो कैरेक्टर का नाम और जो कैरेक्टर की जगह है इनको थोड़ा बहुत चेंज किया क्योंकि ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। तो अब इस कहानी को मैं रेट करने वाला हूँ उनके पीओवी से। मैं सायरा नेवादास में बड़ा हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह, लंबे पाइन्स के ट्री, रग्ड माउंटेन और क्रिस्टल क्लियर लेक्स। मुझे कैंपिंग का इतना शौक नहीं था, लेकिन बचपन में वीकेंड्स मोस्टली फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग में गुजरते थे। और गर्मियों के दिन लेक पर ट्यूबिंग करने में तो अलग ही मज़ा आता था और हम लोग रोज़ लेक पर ट्यूबिंग करने के लिए निकल जाते थे। जब मैं 16 साल का था, यानी कि अभी से 10 साल पहले, मेरी कज़न सीलिया अपने पहले कॉलेज ईयर कंप्लीट करके घर आई थी और उसका फ्रेंड जय भी उसके साथ आया था फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलने के लिए। जय, जो कि एक टूरिस्ट था, वो लेक व्यू वाली हाइकिंग जगह पर जाना चाहता था। तो सीलिया और मैंने डिसाइड किया कि हम उसे अपनी फेवरेट हाइक पर लेके जाएंगे। एक मॉडरेट लेवल की हाइक, जो हाइक हल्की सी इंक्लाइन होती है और जिसके पीक एक जंगल के बीच में लेक टावर का एक ब्रीथ टेकिंग व्यू देता है। जय को हाइकिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसे उतनी रग्ड हाइकिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। हमें लगा कि ये उसके लिए एक फुल चैलेंज होगा। ये एक इन एंड आउट ट्रायल था जो टॉप्स तक 2 से 3 घंटे का टाइम लेता है और उतना ही टाइम हमको वापस आने में भी लगता है। कुछ छोटी ट्रायल्स भी थी, जैसे लेक के पास वाली, जहाँ पे सिर्फ इंक्लाइन या फिर वाइडिंग पाथ में जाया जाता है। हम तीनों सैटरडे को हाइकिंग पर निकल पड़े। ये ट्रायल्स जो हैं वो ईजिली नहीं मिलती। ये लोकल्स के बीच में तो बहुत पॉपुलर है, बट जो लोग बाहर से आते हैं उनको ये चीज़ नहीं मिलती। एक दिन गलती से ये जगह इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जिसकी वजह से अभी सीक्रेट नहीं रही थी। रास्ते में सिर्फ कुछ और हाइकर्स मिले, मोस्टली ग्लेनोना टाइप्स कपल्स जो अपने कैमल बैग वाटर बैकपैक लेके अपने डॉग्स के साथ चल रहे थे। जब हम लुकआउट पॉइंट तक पहुंचे तो हमने वहाँ के मज़े लिए, लंच किया और जय अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ लेने लगा। उस बीच सिर्फ हम रिलैक्स कर रहे थे और एक दूसरे को बेटर तरीके से जान रहे थे। तभी अचानक दूर से एक स्क्रीम की आवाज़ सुनाई दी, एक माउंटेन लायन की स्ट्रीम। सो गाइस, अगर तुम लोगों को एक माउंटेन लायन की स्क्रीम नहीं पता तो वो कुछ इस टाइप से होती है, जैसे कोई वुमेन को अगर तुम मतलब एक ब्लडी वुमेन जैसे कितना बुरा जब चीख सकती है ना, तो वो होती है एक माउंटेन लायन की आवाज़। रुको मैं तुमको सुनाता हूँ। ये एक बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग साउंड था, जैसे कोई औरत बिल्कुल ब्लड से कर्डिंग चीखें मार रही हो। ये अच्छा साइन नहीं था। जब माउंटेन लायन चिल्लाते हैं तो या तो कोई मीटिंग रिचुअल हो रहा होता है या फिर 2 लायन एक साथ फाइट कर रहे होते हैं। दोनों सिचुएशन में इसका मतलब ये था कि ये एरिया में मल्टीपल लायंस हैं। सिरसास के बियर तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टीज होते हैं, लेकिन माउंटेन लायंस अटैक कर सकते हैं ह्यूमंस पर, पेट्स पर एंड इवन बाइकर्स पर भी। ग्रुप में होने से हमारी थोड़ी सेफ्टी तो थी, लेकिन सिर्फ 3 लोग होना काफ़ी रिस्की था अगर एक लायन हंग्री है तो। जय बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसके एरिया में ऐसे सारे बड़े प्रेडिक्टर्स नहीं होते हैं। सीलिया और मैं कैजुअल थे, लेकिन हमें थोड़ा पैनिक हुआ क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब हम एक माउंटेन लायन को इनकाउंटर करेंगे। हमने एक बार अपने घर के बाहर एक बहुत ही ज़्यादा महंगा स्टिक का टुकड़ा रखा था ताकि माउंटेन लायन वहाँ पे आए और हम उसकी फ़ोटोज़ ले सके, बट वो प्लान हमारा फेल्ड हो गया क्योंकि हमारी मॉम बहुत गुस्से में थी उस टाइम पे। मैंने जय और सीलिया को कहा कि हमें वापस नीचे चलना चाहिए। हमने अपना लंच जल्दी जल्दी पैक किया और तेज़ कदम चलना शुरू कर दिया। करीबन 40 मिनट बाद जय को याद आया कि उसने अपना फ़ोन लुकआउट पॉइंट पर ही छोड़ दिया है। सीलिया उसे कहने लगी कि फ़ोटोज़ लेना ज़रूरी है और जो सारी फ़ोटोज़ थी वो उस फ़ोन में थी, तो तुम वो जाकर के फ़ोन ले आओ। लिटरली मतलब तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा फ़ोन की फ़ोटोज़ की कीमत है। सीलिया और जय वापस जाकर फ़ोन लेने गए और मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रायल पर यहीं रुकूंगा ताकि किसी और हाइकर को वार्न कर सकूं कि इस एरिया में लायंस हैं। मैं एक साइड वाली रॉक पर बैठ गया
अपने फ़ोन के पिक्चर्स देखने लगा और टेम्पल रन खेलने लगा, जहाँ पर नो नेटवर्क, नो इंटरनेट। लेकिन मुझे पता था कि वो जल्दी ज़रूर वापस आएंगे। पर 50 मिनट के बाद भी वही स्क्रीम सुनाई दे रही थी। मैं थोड़ा पैनिक होने लगा। 20 मिनट और गुजर गए और एक और स्क्रीम। अब तो कोई डाउट ही नहीं था कि ये बहुत ही ज़्यादा करीब आ रही है। मुझे लगा मैं परफेक्ट जगह बैठा हुआ हूँ, अकेला जंगल के बीच एक पाथ के कोने पर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक रॉक के बीच में चला जाता हूँ, जहाँ से मुझे जंगल की चारों तरफ की विजिबिलिटी मिले। तभी मैंने कुछ एक अजीब चीज़ देखी। मैंने देखा एक आदमी, वो सिर्फ मेरे से 20 फीट दूर था, ट्रायल के एक साइड पर, एकदम नेकेड। वो बहुत ज़्यादा गंदा, पतला और बिना हिले डुले सिर्फ मुझे देख रहा था। मैं ये सब देख करके लिटरली फ्रीज हो गया। मैंने सुना भी नहीं कि ये कब और कैसे यहाँ आया। ऐसे लग रहा था जैसे वो आउट ऑफ नोवेयर बस यहाँ पे अपीयर हो गया। मैंने सोचा शायद ये एक लॉस्ट हाइकर है जो बहुत दिनों से भटक रहा है और शायद डिसऑर्डिनेट हो चुका है। मैंने उससे पूछा, आर यू ओके? पर उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा, वो मुझे घूरने लगा और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। और ये चीज़ देख करके मेरा खून जम चुका था। उसने अपना मुंह खोला और एक माउंटेन लायन की तरह स्क्रीम किया, एक हाई पिच्ड ब्लडी क्रडी स्नीक। ये सुनते ही मैं एकदम शॉक में आ गया। मुझे लगा कि माउंटेन लायन की स्क्रीम हम सुन रहे थे वो शायद ये आदमी ही निकाल रहा था। वो इनह्यूमन लग रहा था। मैंने भी चिल्लाना शुरू किया और तभी वो उल्टा पलटा और जंगल की तरफ भागने लगा बिना एक भी आवाज़ किए। मैं एकदम शॉक में खड़ा था। मेरे अंदर का पूरा खून सूख चुका था। तभी थोड़ी देर बाद सीलिया और जय वापस आए और मैंने उन्हें सब बताया। अब वो भी डर के मारे थर थर काँप रहे थे। सीलिया अभी भी कहती है कि वो एक स्किन वॉकर था जो हमें काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रहा था और अगर हम वहाँ थोड़ी देर और रुकते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। सो या गाइस, आई होप तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो मैं अगली वीडियो में, ये तो सिर्फ रेडिट था, मैं अगली वीडियो में डार्क रेडिट के बारे में बात करने वाला हूँ। जो स्टोरीज डार्क रेडिट पे पोस्ट हुई हैं उन स्टोरीज को मैं यहाँ पर इनकाउंटर करने वाला हूँ। तो अगर तुम लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और मैं सोच रहा हूँ गाइस कि हम 1K पर ओइजा बोर्ड चैलेंज करेंगे। तो अगर तुम लोग चाहते हो वो चैलेंज देखना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।